अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आप देख रहे हैं नेफ्ट चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा। आज हमने जिस गेस्ट को दावत दी है वो इसलिए बहुत ही अहमियत के हामिल हैं कि पाकिस्तान में जैसे गुर्दों की बीमारी बड़ी कॉमन है, गुर्दों की दायमी बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, सीकेडी बहुत कॉमन है। इस तरह में से जो दूसरा सबसे कॉमन इनकाउंटर्ड प्रॉब्लम हमने देखा है वो मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम है, जोड़ों के मसाइल हैं, आर्थराइटिस है। और ये मेरे ख्याल में जो स्पेशलिटी जिसमें डॉक्टर शकीब जिनको हमने दावत दी है उनको हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, ये थोड़ी सी अंडर रिकग्नाइज्ड है। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन डॉक्टर शकीब से होगा कि एक तो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और दूसरा हमें इस बारे में थोड़ा सा साथ ही गाइड करें कि जो रूमाटोलॉजी है या ये जो रूमाटोलॉजिस्ट है ये क्या स्पेशलिटी है और आम जो इनके पास पेशेंट आते हैं वो किस तरह की अलामात के साथ आते हैं, किस तरह प्रेजेंट करते हैं और ये उनको कैसे फिर आगे लेके चलते हैं। उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक सवालों की तरफ आएंगे। जी डॉक्टर शकीब, जरा अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले तो शुक्रिया बहुत इतना अच्छा आपका, ये मैंने आपके इंटरव्यूज़ भी देखे हैं और यहाँ की माशाल्लाह आप एजुकेशन के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, पब्लिक की एजुकेशन के लिए, तो उसमें बड़ा एक ऑनर है कि आपने मुझे भी इनवाइट किया। थैंक यू फॉर दैट। और मेरा नाम जिस तरह इन्होंने बताया जी, शकीब कुरैशी है। आई एम अ रूमेटोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, अमेरिकन बोर्डेड इन मेडिसिन एज वेल एज रूमेटोलॉजी। तो मैं भी शफीक की तरह किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद फिर यूएस में चला गया फर्दर तालीम के लिए। तो हम सबको जिस तरह इन्होंने इंटरनल मेडिसिन की थी, पहले इंटरनल मेडिसिन में ट्रेनिंग की 3 साल, फिर उसका बोर्ड सर्टिफाई किया, फिर उसके बाद रूमेटोलॉजी की, उसकी बोर्ड सर्टिफिकेशन की। उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं एक ख़ास बड़े एकेडमिक प्रोग्राम में स्टार्ट हुआ प्रैक्टिस करना और उसमें उन्होंने मुझे प्रमोट करके एज अ चीफ बनाया। तो वहाँ मैंने एज अ चीफ ऑफ रूमेटोलॉजी कोई तकरीबन आप समझे 13-14 साल काम किया और उस डिपार्टमेंट को स्क्रैच से स्टार्ट करके ख़ासे अपर लेवल पे लेके गया। वो एकेडमिक प्रोग्राम भी था, तो साथ हमारा काम स्टूडेंट्स की को टीच करना होता था, रेजिडेंट्स की ट्रेनिंग होती थी और उसके अलावा कई और टाइटल ऐसे मिले जो कि जिसकी तफसील में जाना इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लेकिन यह है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल थी, टीचिंग भी शामिल थी, वहाँ का रूमेटोलॉजी की जो सोसाइटी थी उसका भी मैं सेलेक्ट हुआ था प्रेसिडेंट, तो वगैरह वगैरह। वो और पब्लिक स्पीकिंग भी मेरा डोमेन इसलिए था कि मैं वहाँ पे एज अ पब्लिक एक प्रोफेशनल स्पीकर के तौर पर भी हायर हुआ था, तो लेक्चर्स भी देता रहा। अब यहाँ फिर दरमियान में ये हुआ कि मुझे पाकिस्तान आने का और पे बैक करने का बड़ा शौक था कि यार इस मुल्क से अटैचमेंट हमारी, हाँ जी बिल्कुल, और ये पे बैक करना इसलिए थोड़ा आपको गिल्ट की फीलिंग होती है कि यार आप अपने लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, हाँ जी, लेकिन इस मुल्क के लिए तो फिर आपको पे बैक करना चाहिए कि जिसने आपको फ्री की तालीम दी। क्योंकि वह हम जाके देखते हैं कि 6-6 लाख डॉलर आपको खर्च करने पड़ते हैं, लोग सारी जिंदगी अपना कर्जा उतारते रहते हैं और हम लोग नहीं यार जीरो क्या, बल्कि आई एम श्योर आपको मुझे हमें तो स्कॉलरशिप मिली थी, तो हमें वो स्कॉलरशिप मिली थी, बल्कि हम बल्कि एंजॉय करते थे उस स्कॉलरशिप को। जैसा भी है कुछ दे के भेजता है जी, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि अब हम इसकी जितनी भी तारीफ करें कम है। जाहिर है कि इस वक्त टर्बुलेंट टाइम है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी बेहतर होगा। तो वो ये है कि वापस पे बैक करने का हमें जब ऐसा हुआ तो मुझे ये था कि यार किस तरीके से वापस जाके ना सिर्फ ये कि यहाँ रूमेटोलॉजी को, क्योंकि मैं यहाँ डिफरेंट ये कह लें ग्रुप्स के साथ आता था लेक्चर देने, तो मैं ये देखता था कि यार यहाँ बहुत ज्यादा नीड है, ना सिर्फ ये कि पब्लिक में अवेयरनेस नहीं, हाँ जी वो तो उस तरफ नहीं जाते अभी वो ये है कि फिर उसके बाद ये हुआ कि यहाँ आके आपको पता है कि यहाँ फुटहोल्ड लेना और एक जायज़ तरीके से काम करना खासा चैलेंजिंग होता है। तो लेकिन आप जैसे लोग, बड़े अच्छे कोलीग्स मिले, साथी मिले, प्लेटफॉर्म्स मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी है कि मैं हर साल तकरीबन 2 लेक्चर्स बड़े यहाँ पे जो सेमिनार्स होते हैं उनमें हमेशा इनवाइट होता हूँ एज अ स्पीकर। तो यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह वही डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स भी दिए, स्टूडेंट्स भी मेरे पास इनफॉर्मली आते हैं, अभी भी जो अमेरिका जाना चाहते हैं उनको भी गाइड करता हूँ, वो रोटेट भी होते हैं मेरे साथ। और आईएमसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी, हाँ जी आईएमसी हॉस्पिटल बिल्कुल, हाँ जी 2 जगहों पे मेरी लोकेशन है, एक शादमान में जेनेसिस जेल रोड पे जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, फिर जब आईएमसी स्टार्ट हुआ तो बल्कि डॉक्टर शफीक चीमा ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। तो ये बड़ा माशाल्लाह ये बड़ा अपस्केल, बड़ा अपकमिंग और बड़ा ही बेहतरीन किस्म का हॉस्पिटल सिस्टम है। यहाँ पे जो कॉमन बीमारियां देखते हैं वो किस तरह की हैं, मरीज कैसे आते हैं आपके पास, क्या सिम्टम होते हैं? हाँ, यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इस पे इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी शुरू में यही दिए ताकि लोगों को आइडिया हो कि यार कॉमन बंदे को रूमेटोलॉजिस्ट कहना भी शायद ना आता हो,
तो उसमें ये है कि आप उसकी स्पेशलिटी को समझें कि हर लिहाज से मैं कोशिश करता हूँ कि इसे सिंप्लीफाई करूँ, क्योंकि इसकी डिजीजेस आधी तो बड़ी आसान है लेकिन आधी इतनी डिफिकल्ट है कि उनके नाम लेना और उनको याद करना नहीं जी, ये फिर इजी है। अब इसके अलावा जो रेयर ऑफ द रेयर डिजीजेज है, जिनको अभी मैं एक डिजीज प्रेजेंट करनी है मैंने सेमिनार में, रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस उसे कहते हैं। तो रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस के भी अंदर मैंने एक ऑफ शूट को प्रेजेंट करना है जो कि उसकी रेयर प्रेजेंटेशन है। तो आप इसे अंदाजा करें कि जनरली हमारी डिजीज रेयर होती है, फिर रेयर के अंदर फर्दर रेयर होती है आम जुबान में। तो आम जुबान में आम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम जिस कॉमन लोगों को जो समझाते हैं वो ये कि कोई कॉमन पेशेंट हमारे पास या तो रेफर होगा, जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि यार नहीं ये नेफ्रोलॉजी में कोई लूपस हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज है, तो इनको भेजा जाए। तो हमारा आधा काम तो समझे रेफरल बेसिस पे हो रहा होता है। लेकिन आधे लोग ऐसे होते हैं जो ये ढूंढते हैं कि यार हमारा कॉमन हमें दर्द है, तो ये दर्द का इलाज हम जगह जगह गए हैं लेकिन कोई हमें ना तशखीस हो रही है, ना हमें ये पता लग रहा है कि यार इसका ब्लड टेस्ट भी हो गए, कुछ मिल नहीं रहा या इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा। तो जनरली ये जितने भी ये दर्दों की बीमारियां होती थी, जोड़ों की बीमारियां होती थी, तो इसमें लामाला लोग वो ऑर्थोपेडिक के पास जाते थे, क्योंकि यहाँ रूमेटोलॉजी की स्पेशलिटी आज से 20 साल पहले शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। तो उसमें ये होता था कि उनका कसूर नहीं था, बट दे वुड गो टू ऑर्थोपेडिक, जो कि बेसिकली सर्जरी की स्पेशलिटी है, जबकि रूमेटोलॉजी एक मेडिसिन की सब स्पेशलिटी है। जिस तरह नेफ्रोलॉजी आपकी जी न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में जो फर्क है वही समझे रूमेटोलॉजी और ऑर्थोपेडिक में फर्क है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे ऑर्थोपेडिक कोलीग्स को ये करना पड़ता था, हालांकि उनकी ट्रेनिंग इसमें नहीं होती थी, तो फिर भी वो जितना उनकी कैपेसिटी थी वो करते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पिछले 10-15 सालों में खासी अवेयरनेस आई है, रूमेटोलॉजिस्ट की तादाद भी बढ़ी है, तो अब मरीजों को भी बहुत नो हाउ है कि हमने किस तरह जाना है, कहाँ जाना है। बल्कि अमेजिंग बात यह है कि जब मैंने यहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मेरी 50% प्रैक्टिस पेरिफेरी की थी, और पेरिफेरी भी किया, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते थे, हाँ जी, सिंध हो गया, बलोचिस्तान हो गया, इवन नॉर्दर्न एरिया, या मैंने कश्मीर, आजाद कश्मीर, अब इवन अफगानिस्तान, और फिर मेरे इंटरनेशनल पेशेंट काफी होते हैं। हम लाहौर में बैठ के समझते कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, लोगों में सोशल में ज्यादा यंग जनरेशन में तो इतनी अवेयरनेस है कि इट्स अनबिलीवेबल। बल्कि जनरली मुझे पेरेंट्स के बच्चे ही जो है ना वो ढूंढ के कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। तो उसमें यह है कि हमारी जो कॉमन इलनेसेस है उसमें सबसे पहली कंप्लेन ये पेन की होती है। फिर उसकी हिस्ट्री लेना रूमेटोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ। देन कम्स द फिजिकल एग्जाम, फिर लैब्स वगैरह। तो उसमें हम सॉर्ट आउट करना शुरू हो जाते हैं कि यार ये दर्द की नौइयत जो है ये किस तरह की हो सकती है। क्या ये आर्थराइटिस है, क्या ये नॉन आर्थरेटिक मस्कुलोस्केलेटल पेन है, क्या ये साइकोसोमैटिक कंपोनेंट है इसके अंदर, कि क्या हमें फर्दर वर्कअप करके ऑटोइम्यून इलनेसेस को भी रूल आउट करना है। लेकिन आप इस तरह नहीं करते कि उसने दर्द का कहा और आपने 3 दवाइयां, नहीं, कतई नहीं। बल्कि जनरली स्पीकिंग जो मैंने यहाँ शुरू किया ना, वो अब लोग शुक्र है फॉलो भी कर रहे हैं, कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम को लेके ही आया था। तो उसमें हमारे बड़ा एक डिफरेंट, मैं उसी तरह का नोट जनरेट करता हूँ जो कि यूएस प्रोफेशनल लेवल का हो, और उसमें फिर हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब्स, इंप्रेशन, प्लान, वो पूरा चलता है। तो उसमें ये वो जो नुस्खा या लोग लिख देते हैं, खाली चंद दवाइयाँ लिख देते हैं, तो वो वाला काम आई थिंक खासा प्रिमिटिव हो चुका है। इसमें एक जी प्लीज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ज़हन में है, मुझे ताकि स्किप ना हो जाए। पाकिस्तान में जो मैंने आगे देखा और आपने भी फील किया होगा, ऐसे लगता है कि इस नेशन का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो यूरिक एसिड से रिलेटेड है। वो कहते हैं जी मुझे यूरिक एसिड हो गया, मेरा सर दर्द करता है जब यूरिक एसिड बढ़ता है, और मैं यूरिक एसिड की दवाई ना लूं तो मुझे सर दर्द होना शुरू हो जाता है, या मेरे यहाँ पे दर्द है या गुर्दे वाली जगह पे दर्द है, डॉक्टर साहब चेक कर ली यूरिक एसिड तो ज्यादा नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम भी इतने ट्यून डॉक्टर्स भी हो गए कि वो यूरिक एसिड की मेडिसिन लिख देते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल। आपने हमें ये बताना है कि यूरिक एसिड होता क्या है, उसकी इलामत क्या है, उसका इलाज कैसे करना, और दवाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये आपने बिल्कुल ही सबसे अहम सवाल इसलिए कर लिया कि ये पाकिस्तान के लिहाज से बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि यूरिक एसिड हो गया है, ये बड़ी यूनिक किस्म की कंप्लेन है, क्योंकि ये होता नहीं है। ये बेसिकली एक केमिकल है जो आप बॉडी, हाँ जी, ये आपका बेसिकली बॉडी के जितने भी आप ये प्यूरिन्स लेते हैं, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन स्पेशली लेते हैं, हाँ जी, तो जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है ना उसे हम कहते हैं एंड प्रोडक्ट को यूरिक एसिड। ठीक है। अच्छा, जो परिंदे और चंद जानवर होते हैं उनमें एक फाइनल एंजाइम होता है जो ह्यूमन बीइंग्स में लैक करते हैं, उसे एलेंटोइन कहते हैं। तो वो इसको ना वो उस यूरिक एसिड कहते हैं, तो वो इसको एलेंटोइन में कन्वर्ट करके बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। तो कई लोगों में इसलिए चंद परिंदों में आपके गाउट होता ही नहीं है, या चंद उन लोगों में। तो हम लोगों में जब यूरिक एसिड होता है तो इसका सर्टेन मेटाबॉलिज्म होता है कि गुर्दे, स्पेशली गुर्दों के लेवल पे यूरिक एसिड ने एक्सक्रीट होना होता है, बॉडी ने उसको सर्टेन अमाउंट को रिटेन करना होता है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ये
सिर्फ हाई यूरिक एसिड जो है ना वो एक बीमारी नहीं है, उसमें कौन सा ऐसा यूरिक एसिड लेवल है जिसको ट्रीट करना है। अब जनरली जिस्म के अंदर कोई भी दर्द हो, स्पेशली पाँव के अंगूठों में हो, जो कि खाली बनियन भी हो सकता है, तो लोगों में एक रिफ्लेक्स एक्शन है, इवन फिजिशियन में कि फौरी तौर पे उसको वो गंठिया या गाउट समझ के ट्रीट करना शुरू हो जाते हैं। यूरिक एसिड को एक तो क्लियर इंडिकेशन तब है ट्रीट करना जब आपको एक प्रॉपर आर्थराइटिस गाउट का अटैक हुआ हो, जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड हो। मतलब ये है कि एक आपका जोड़ जो कि जनरली लोअर लिम्ब का होता है, जनरली मेल्स में होता है, उसमें ये होता है कि आपके पाँव का अंगूठा सूजा हो या आपका एक जोड़ सूजा हो और रेड हो, हॉट हो, बहुत पेनफुल हो, और इतना पेनफुल होता है कि खाली हल्की फुल्की निकल नहीं होती, ये प्रॉपर दर्द होती है। तो अब ये डॉक्यूमेंटेड अटैक ऑफ गाउट हो जाए जिसके साथ यूरिक एसिड हाई है, और जनरली हम कोशिश करते हैं कि पानी को घुटने में से या जोड़ में से निकाल के उसके यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को अंडर द माइक्रोस्कोप देख के प्रूव भी कर दें। एक दफा प्रूव हो गया तो फिर आपकी ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है। ठीक। ये लोग भी बड़ी गलती करते हैं कि यूरिक एसिड जरा सा ज्यादा हुआ तो कभी ली कभी ना ली वाला वो चक्कर, कहते हैं अब ठीक हो गया, अब छोड़ अब क्या जरूरत है। हाँ जी, तो एक तो ये है कि पहली इंडिकेशन है कि एक प्रॉपर गाउट का अटैक, ठीक है। दूसरी इंडिकेशन जो है ना वो हमारे बोर्ड्स में आती है कि जी एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसीमिया को आपने कैसे ट्रीट करना है। उसमें तो एक ही है कि डिफरेंट लेवल्स जेनेटिकली डिफरेंट एशियंस में डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक कट ऑफ सा दे रहा हूं आपको कि अगर 10 हो फीमेल्स में और 12 हो मेल्स में तो आपने इसलिए ट्रीट करना है कि यूरिक एसिड स्टोन ना बन जाए, ठीक है। और एक फाइनल और दूसरी एक जो वजह एक होगी ट्रीट करने की एसिम्प्टोमेटिक, एक लिहाज से एसिम्प्टोमेटिक भी नहीं, कि आपका एक डॉक्यूमेंटेड यूरिक एसिड किडनी स्टोन हो। अच्छा, दूसरे इसमें ये भी जब सीकेडी स्टेज 4 या 5 होती है तो यूरिक एसिड बढ़ना एक्सक्रीट भी नहीं होता, बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारा लिटरेचर कहता है कि उसमें तो 12 तक भी बेशक आप जो है ना उसको ना ट्रीट करें, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ डाटा ये भी शो करता है कि अगर आप ट्रीट करेंगे तो रीनल आउटकम बेहतर है, जीएफआर बेहतर होता है, यूरेट नेफ्रोपैथी, नेफ्रोकैल्सिनोसिस का। असल में इसमें बड़े इंपॉर्टेंट मैं आपको 2 टिप्स ये भी देता हूँ कि जो यूरिक एसिड है ना ये जेनेटिकली डिटरमिन होता है, और इसमें स्पेशली एक बहुत बड़ा टिप और पर्ल ये है कि फीमेल्स के अंदर जनरली स्पीकिंग ये मेनोपॉज से पहले नहीं होता। अच्छा। क्योंकि एस्ट्रोजेंस जो होते हैं वो यूरिक तरीके से काम करते हैं और वो यूरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। जब मेनोपॉज होता है और एस्ट्रोजन का कवर चला जाता है तो फिर फीमेल्स में गाउट होने के इम्कानात 55-60 की एज में होते हैं। तो फीमेल्स में तो नंबर 1 यूरिक एसिड चेक ही ना करें, जो लोग बिला वजह बहुत लैब जाया करते हैं लगातार। इसी तरह मेल्स के अंदर जो है ना आपको जो गाउट है वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उनमें जिनमें जेनेटिक हिस्ट्री हो, क्योंकि ये आपकी रीनल ट्यूबुलर लेवल पे आपकी जो रिसेप्टर का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आपके यूरिक एसिड जो है वो रिटेन हो रहा है। अच्छा, ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि यहाँ सडन और जगहों पर मैं काम करता हूँ, कभी कभी जाके एज अ कंसल्टेंट मलेशिया में और इंडोनेशिया और इन कंट्रीज में, इनमें बहुत ही हाई यूरिक एसिड लेवल की जेनेटिक प्रॉब्लम है, और इनमें गाउट मैंने इवन फीमेल्स में, वाहिद एरिया था जहां जाके मैंने फीमेल्स में भी गाउट अर्ली एज में देखा है। तो बहुत वियर्ड किस्म की जेनेटिक डिसऑर्डर में तो नहीं हम जाते, लेकिन जनरली स्पीकिंग फीमेल्स में आप यूरिक एसिड चेक ही ना करें 40 से पहले, 45 से पहले, कि अगर आपको कोई भी दर्दों का इशू है वो पैसे जाया करें। एक तो ये हो गया। अब हम इसमें दूसरा, बल्कि आपने अगर बाकी हम चीजें डिस्कस करेंगे तो विटामिन डी भी आप ना भूलें। पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम विटामिन डी भी है, जिस तरह के यूरिक एसिड है, लेकिन तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया यूरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा यूरिक एसिड से हटके। आर्थराइटिस है, ओस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में भी इसमें पेन किलर्स का इस्तेमाल बड़ा कॉमनली होता है। पाकिस्तान में डिफरेंस ये है कि लोग अपनी मर्जी से भी लेना शुरू कर देते हैं। मुझे सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब कोई ऑर्थोपीडिक्स वाले से किसी से वो नुस्खा लिखवा के लाते हैं तो उसमें ऐसे पेन किलर होते हैं जो गुर्दों के लिए नुकसानदेह होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि इस तरह के आर्थराइटिस को ट्रीट करने का कोई और तरीका भी है, इस तरह के पेन किलर दिए बगैर कि खुदा ना खास्ता गुर्दे ना खराब हो, और अगर ऐसा देना ही पड़े तो फिर आप क्या मेजर्स ले सकते हैं कि किडनीज पे इफेक्ट ना हो? आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि बड़ा ही कॉमन चीज़ है। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको शुरू में EMR का बताया, वो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि मेरा पहला लोगों को ये, जब पेशेंट स्केड्यूल हो रहा होता है तो उनको तंबीह होती है या उनको डायरेक्शन ये दी जाती हैं कि आप अपनी सारी दवाइयाँ, चाहे वो मेरी दवाइयाँ हो, दर्दों की ना हो, ब्लड प्रेशर, सारी दवाइयाँ आप उठा के, इवन सप्लीमेंट्स भी पहले विजिट पे जरूर लेके आए। बिल्कुल। और उसमें मैं जब भी देखता हूँ तो देखता हूँ उसमें आइबुप्रोफेन भी है, उसमें नेप्रोक्सन भी चल रही है,
और उसमें किसी और ने अंदर सेलबैक्स भी दे दी, कॉक्स-2 भी दे दी। अब ये हुआ कि 2-3 दवाइयां एक ही, क्योंकि जो हमारे यहाँ जनरली फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहे होते, इतना वॉल्यूम होता है उनके पास कि वो ये नहीं देखते कि यार पहले क्या चल रहा था, वो अपनी वो अपना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, 2-3 दवाइयां इकट्ठी मरीज ले रहा होता है, एज यू सेड कि ये गुर्दों की बीमारी की बहुत ही कॉमन कॉज है कि आपको रीनल फेलियर होना शुरू हो जाता है। और आप बल्कि मेरे से ज्यादा जानते हो क्योंकि एनसेट्स किस तरीके से करते हैं, प्री रीनल एजोटीमिया, एटीएन और वो सारा हाँ जी। तो उसमें क्या होता है कि जो एनसेट्स है ना, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनको अभी हमने डिस्कस किया है, इबुप्रोफेन, नेप्रोसेन और इस तरह की चीजें, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती है एक सर्टेन लेवल पे जाके कि यार उसके बाद लोगे तो वो आपकी गुर्दों को बड़ी तेजी से खराब कर सकती हैं। अच्छा, कुछ लेवल पे CKD3 बहुत ही अगर जरूरी है तो मतलब ये नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ आप मिलके उसको आप मतलब एक मॉनिटर कर सकते हैं अगर बहुत मजबूरी हो, क्योंकि खास किस्म का आर्थराइटिस है जिसे हम इरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसमें एनसेट्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अच्छा, अगर वो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो फिर टॉपिकल एनसेट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप, हाँ जी, फर्ज किया आपके खाली हाथों में है और इरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो आप टॉपिकल जेल यानी कि जिल्द पे लगाया हुआ जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी एब्जॉर्प्शन कोई 5-10% ही होती है, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन, तो उसमें वो गुर्दों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो खाली एक सेफ चीज होती है जो दर्दों में आप दे सकते हैं, जो गुर्दों की बीमारी में सेफ हो जाती है, उसे हम एसिटामिनोफेन कहते हैं, जिसे यूएस में, हाँ जी, जिसे यूएस में टाइलेनॉल कहते हैं। तो अब ये है कि वो हम एक मिकदार तक आप दर्दों के लिए दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर गुर्दों का प्रॉब्लम आ रहा है और आपकी कोई जोड़ खराब है तो हम इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। रूमेटोलॉजी में ये बताना मैं आपको भूल गया कि हम बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स भी करते हैं, यानी कि शोल्डर के इश्यूज आ गए, जॉइंट्स के इंजेक्शन हो गए, पाँव के इंजेक्शन हो गए, डिफरेंट एरियाज को आप इंजेक्ट करके लोकली, तो ये फक्ती तौर पे दर्दों का आराम भी दे सकते हैं। इंजेक्शन से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भूल ना जाऊं, एक वो जो आप ही का प्लाज्मा लेके उसको प्रोसेस का क्या कहते हैं उसे PRP कहते हैं। PRP, उसका कोई फायदा है? हाँ, ये देखें, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल आप कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल सवाल इसलिए कर रहे हैं कि बड़े लोग नाराज हो जाएंगे मेरी इस बात से, क्योंकि उसकी वजह है कि ये PRP पाकिस्तान में, इन मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में काफी यूज किया जाता है। पी फॉर पाकिस्तान, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो उसमें यह है कि PRP हो गया, स्टेम सेल हो गया, अभी तक इसकी रूमेटोलॉजी में इंडिकेशन नहीं है, बल्कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी की गाइडलाइंस जो पिछले साल आई थी उसमें उन्होंने बल्कि इसको डिस्करेज किया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब ये जो बंदा बिल्कुल डेस्परेट होता है, जिस तरह नी एंड नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एंड स्टेज, तो उसके लिए स्वाय रिप्लेसमेंट को खास है नहीं चीज। तो जब भी इस तरह का पेशेंट होता है जो बड़ा डेस्परेट होता है, वो किसी भी अटेम्प्ट को ट्राई करना चाहता है, तो फिर PRP का एक प्लेसिबो इफेक्ट और वो मतलब सारा होता है, तो मतलब आई वुड नॉट एक्चुअली, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। एक आखिर में मेरा आपसे सवाल है जिसका डिस्कशन थोड़ी उसमें निकल जाएगी आगे, बल्कि मैंने आपसे थोड़ी लड़ाई भी कर दी है उस पे। अच्छा। वो है लुपस के बारे में, SLE के बारे में। जी। अब इसको आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, जब लुपस नेफ्राइटिस होता है तो वी वुड लाइक कि हम भी आए। बिल्कुल। इसमें पूरी दुनिया में बड़ी कंट्रोवर्सी है कि पेशेंट ये मैनेज कौन करेगा। मेरी ट्रेनिंग अमेरिका में तो हम ये करते थे कि SLE पेशेंट रूमेटोलॉजिस्ट देखता था, जब नेफ्राइटिस होता था तो फिर दोनों मिल के देखते थे। या मैंने एक प्रैक्टिस ये भी देखी है कि वो लुपस नेफ्राइटिस के केस में भी उसको ट्रीट करी जाते हैं, क्योंकि मैं उसकी एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। कभी कभार ये होता है कि लुपस नेफ्राइटिस के पेशेंट में रीनल डिसफंक्शन होता है, लेकिन किसी और वजह से होता है। अगर आप उसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स और थोड़ी सी दे देंगे तो उसके अपने रिस्क हैं। तो मुझे आपने ये बताना है कि ये आपने मैनेज करना है कि हमने करना है, और किस स्टेज में दोनों ने करना है। और ये उससे पहले थोड़ा सा सामीन को ये बताइएगा कि लुपस या SLE होता क्या है और किस तरह से उसको मैनेज करते हैं और किसको करना चाहिए। बल्कि ये हम डिस्कशन से पहले आप मुझे रूमेटॉइड के मतलब भी जरूर पूछिएगा। ठीक है। क्योंकि वो मैं चाहता हूँ कि रूमेटोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मिस ना हो जाए। अभी डॉक्टर चीमा जिसकी बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं SLE, सिस्टेमिक लुपस एरिथेमेटोसिस। लंबा सा नाम है, लेकिन यहाँ इसको एक जमाने में बल्कि लोग तितली भी कहते थे, बटरफ्लाई रैश के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक बड़ी ही प्रोटोटाइप का मतलब है बड़ी ही स्पेसिफिक किस्म की ऑटोइम्यून डिजीज है कि जिसमें सबसे ज्यादा ये है ही ऑटो एंटीबॉडी ड्रिवन। ऑटो एंटीबॉडी ड्रिवन का मतलब ये है कि आपके जिस्म का मुदाफती निजाम आप ही के खिलाफ हो गया और अब एंटीबॉडीज बनाना शुरू हो गया जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। अपना ही मुहाफिज आप ही। अच्छा, तो वो अब हम रीनल की तरफ, अब हमें इधर आना चाहिए लुपस की तरफ। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ऑटोइम्यून डिजीज है, तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन जब इफेक्ट हो सकते हैं ना, तो उसमें जोड़ भी हो सकते हैं, स्किन भी हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी हो सकती हैं, जिससे मुंह में छाले, नाक में छाले, जोड़ जो है वो सूज सकते हैं, उनमें ईंठन हो सकती है, अकड़ सकते हैं।
ये हो सकता है। और एक फोटो सेंसिटिव रैश होता है, यानी कि अगर आप जब सूरज में जाएंगे, बाहर एक्सपोज होंगे, स्पेशली फीमेल्स में, अच्छा ये चाइल्ड बेरिंग एज में सबसे ज्यादा होता है, यानी कि जब एस्ट्रोजन फिर अगेन बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल। बल्कि मैं और चीमा साहब एक दिन किसी दिन बैठ के खाली लूपस पे आधे घंटे का, क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है। हाँ ये छोटा टॉपिक, इसलिए मैं कह रहा हूं इस पे जरा फोकस करेंगे। हाँ जी, इसलिए क्योंकि ये यंग लोगों को होता है और ये इसमें आपकी जान बचाई जा सकती है, गुर्दे भी बचाए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें गुर्दे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गुर्दे 40% लोगों में कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट होते हैं और उसमें बड़े बड़े रिस्क फैक्टर, फॉर एग्जांपल मेल्स में ज्यादा बड़ा रिस्क है एक्चुअली कि मेल्स के लूपस गुर्दों को इफेक्ट कर सकते। अच्छा, और चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जब गुर्दों को इफेक्ट करती है तो उसमें नेफ्रोलॉजी का तो रोल इंतहाई अहम है। वो इसलिए अहम है कि अब बायोप्सी इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर और वो नेफ्रोलॉजी से अरेंज कर सकते हैं, खुद करते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, एज यू सेड, कि वो बाकी चीजें भी तो देखेगा ना, कभी एनसेड भी यूज हो रही है लूपस में, वो तो नहीं प्रॉब्लम दे रही। फिर इसी से रिलेटेड एक चीज होती है जिसे कहते हैं एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। अब वो भी कई दफा लूपस पेशेंट में होता है, तो उसमें बायोप्सी इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि क्या खाली एपीएल से तो नहीं हो रहा, और एपीएल के अंदर ट्रीटमेंट और है, लूपस नेफ्राइटिस का ट्रीटमेंट और है। और फिर नेफ्रोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है, नेफ्रोलॉजिस्ट का होना या गुर्दे के स्पेशलिस्ट का, कि फिर वो स्टेजिंग भी करता है इसकी, क्रॉनिसिटी इंडेक्स और वो एक्टिविटी इंडेक्स वो सारा बना के हमें, बल्कि वो गाइड करते हैं कि यार, और बिल्कुल हमारी कोलैबोरेटिव केयर होनी चाहिए। एक बंदा तो बिल्कुल इसको मैनेज नहीं कर सकता अकेले से, क्योंकि ज़ाहिर है लूपस की दूसरी मैनिफेस्टेशन को हम देख रहे होंगे और नेफ्रोलॉजी वाले को हम मिलकर एक फैसला करेंगे, क्योंकि हर पेशेंट डिफरेंट होता है, उसके मुताबिक फिर उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बन। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि जो यहाँ पे अभी वो एजेंट्स नहीं आए, लेकिन जिस तरह बेलीमुमेब है जो कि, हाँ जी बिल्कुल, उसको गुर्दों के अंदर बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाए, यानी कि ना सिर्फ ये कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर दी जाए, उसके ऊपर एक बायोलॉजिक भी ऐड किया जाए। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वो उन्होंने अब स्टडीज में ये देखा है कि लॉन्ग टर्म जो आपके गुर्दे बचते हैं ना, वो जितनी जल्दी आप इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करेंगे बजाय खाली माइक्रोफेनोलिड मॉर्फेटल जिसको आप जानते हैं, तो उतना ही ज्यादा आपको जल्दी फायदा होगा। इसी तरह यूएस में एक और आ चुकी है दवाई जिसे वोक्लोस्पोरिन कहते हैं। अच्छा, वो उन लोगों में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिसके अंदर बहुत हाई प्रोटीन यूरिया है, यानी कि प्रोटीन एक समझें यूरिन के अंदर वो गुर्दों की दुश्मन है, वो आपके गुर्दों को बड़ी तेजी से तबाह के, एक टॉक्सिन है वो, तो उसको आप इसी तरह कम कर सकते हैं कि आप वोक्लोस्पोरिन को इसके साथ स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ इस्तेमाल करें। जितनी ज्यादा प्रोटीन लीक होगी उतना ही ज्यादा गुर्दों पे इफेक्ट होगा, इसलिए हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है कि प्रोटीन को कम करें। बिल्कुल। एक आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। एक तो बताइए रूमेटॉइड आर्थराइटिस को उर्दू पंजाबी में क्या कहते हैं और ये कैसे प्रेजेंट करता है, और इसमें क्या आप लोग दवाई यूज करते हैं मीथोट्रिक्सेट, ये गुर्दे तो नहीं खराब करती? हाँ जी, अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये अगेन हम उस पर ऑलमोस्ट एक आधे घंटे का प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब इतनी इफेक्टिव दवाइयां निकल आई हैं। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो ये कह रहे हैं ना, बेसिकली मैंने कहा था ना कि एक तो रेगुलर जोड़ों का दर्द है, एक वो होता है कि जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत होती है, और ये किसी भी एज में हो सकता है। इवन आप हैरान होंगे बच्चों को, यानी कि 5 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा या बच्ची, उनको इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो कि आपने जिस तरह कहा कि वो तेजी से बहुत फैलता हुआ आर्थराइटिस होता है, जिसमें सोजिश, सुबह उठते हैं तो बहुत ज्यादा अकड़न होती है जॉइंट्स में, जिसे मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसमें ब्लड टेस्ट में भी पॉजिटिविटी आ सकती है लेकिन नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसमें प्रॉपर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एंटी सीसीपी नेगेटिव भी आए तो हो सकता है? देखिए जी, सीरो नेगेटिव होता है, एक सीरो पॉजिटिव। अच्छा। अब जो सीरो पॉजिटिव है उसमें तो रूमेटॉइड फैक्टर या सीसीपी में से एक पॉजिटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, और ये अगेन फिर बड़ी अच्छी डिस्कशन हो सकती है अगर हम इसे सेपरेट करें। या फिर सीरो नेगेटिव होता है जो कि 15 to 20% केसेस में वो भी होता है, उसमें केयरफुल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब दोनों के अंदर ट्रीटमेंट, अच्छा फिर अब जब ये पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी एक्सटेंट देखते हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, क्योंकि माइल्ड का ट्रीटमेंट डिफरेंट है और मॉडरेट और सीवियर का डिफरेंट है। इसकी डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा, यूरोमेटोलॉजिस्ट पे छोड़ दें। उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि जब आपका अगर मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है ना, तो उसमें बड़ी रैपिडली डिस्ट्रॉय होते हैं जॉइंट्स, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जॉइंट डिस्ट्रॉय हो गया वो हो गया। अच्छा, आपने मुझसे पूछा था कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि वो उर्दू में इसे गंठिया भी कहते हैं, यहाँ पे गंठिया इसे कहते हैं। अच्छा, या किसी भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस को गंठिया कहते हैं, लेकिन चूंकि रूमेटॉइड कॉमन बहुत है तो इसे कहते हैं। अब अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम इसकी टेलर करते हैं ट्रीटमेंट टुवर्ड्स की सेवेरिटी क्या है और उसकी कोमॉर्बिड फीचर्स क्या है, या उसके लैब एबनॉर्मैलिटीज क्या है। जिस तरह गुर्दे अगर खराब हैं, जिस तरह आपने पूछा, तो फिर हम कुछ दवाइयों को अवॉइड करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ केयर जिस तरह आपने कहा था कि सिंथेटिक डीमार्स, जिन्हें डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स कहते हैं, उसमें मेथोट्रेक्सेट एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है ऑलमोस्ट। अच्छा, स्टैंडर्ड मेथोट्रेक्सेट की ये नहीं कि वो गुर्दों को खराब करती है, हमें गुर्दों के
खराबी के लिहाज से उसकी डोज को एडजस्ट करना पड़ता है, एक्यूमुलेट हो हाँ, ताकि एक्यूमुलेट ना हो। ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं कि बड़ी लो डोज रख के, अगर बहुत जरूरी है देना, तो फिर उसके साथ फिर हम क्या करते हैं कि जनरली स्पीकिंग बायोलॉजिक को ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी, ताकि उसकी हाँ dose जी, कम देनी पड़े। क्योंकि बायोलॉजिक एजेंट्स जितने भी हैं ऑफ लेबल हमने उनको गुर्दों की बीमारी में बहुत, इवन मैंने कंप्लीट रीनल फेलियर में भी यूज किया हुआ है, ऑफ लेबल यूज है, लेकिन अभी तक उनमें गुर्दों में कुछ हम उसको थोड़ा स्पेस आउट कर देते हैं। तो इतनी इफेक्टिव दवाइयां अब निकल आई हैं जिन्हें बायोलॉजिक, जिन्हें टारगेटेड थेरेपीज कहते हैं, कि उनमें भी इतनी वैरायटी है कि अब हमारे पास इवन पाकिस्तान में माशाल्लाह इतनी अच्छी अवेलेबल है। वो इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अगर आप जल्दी करेंगे किसी यंग एज के बंदे को, क्योंकि होती है यंग एज में ज्यादा है, तो आप उस बंदे की सारी जिंदगी बचा सकते हैं। यानी कि ना तो अगर कोई टेनिस प्लेयर है वो टेनिस खेल सकता है, अगर कोई पियानो प्लेयर है तो पियानो खेल सकता, बजा सकता है, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपने हाथ से लिख सकता है। यानी कि वो चीजें होती हैं कि जो आप ये सोचें कि जब ये बीमारी होती है, आप सोचिए उस बच्चे की ज़हन पे क्या बिगड़े दूसरे की। जब आप उसे बताएं यार तुम तो 25 साल की एज में अपाहज हो सकते हो, तुम्हारी उंगलियां टेढ़ी हो सकती हैं, तुम्हारे घुटनों की रिप्लेसमेंट हो सकती है 25 की एज में, तो आप जब हम उन्हें ये बताते हैं कि नहीं यार बड़ा इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो हम उसको जल्दी जल्दी स्टार्ट करके उसको सारी जिंदगी के लिए ठीक रखें। अब मेरे पास यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लोग एज आपने जिस तरह का ऑर्थोपेडिक के पास चले जाते हैं या गलत इधर उधर ट्रीटमेंट हो जाता है, हकीमों के पास चले जाते हैं, हाँ जी। तो 25-30 साल की एज में वो फिर आते हैं और उस वक्त उनके वो व्हील चेयर पे होते हैं। अब आप उनको कितना ठीक कर सकते हो, मतलब एक हद तक आप उनके जॉइंट्स को रिवर्स कर सकते हो, लेकिन जनरली वो बड़े बड़े सैड स्टोरीज हैं यहाँ। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है ना, तो उसको प्लीज घर ना बैठे। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चलें घुटनों का एक ओल्ड एज का आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यंग एज में आपको कोई आर्थराइटिस हो रहा है, यंग एज में अगर आपको लूपस हो रहा है, तो नेवर इग्नोर इट, क्योंकि इतनी ट्रीटेबल और रिवर्सिबल चीजें हैं ये कि अगर आप इनको डिले कर दो तो फिर प्रॉब्लम है। जिस तरह आप जानते हो अगर गुर्दों में नेफ्राइटिस हो गया, कुछ नहीं किया तो वो तो डायलिसिस पे जाएगा या फिर रीनल ट्रांसप्लांट होगा, तो आपको पता है क्यों। आपने देखा है कि ये कितनी आम बीमारियां और इनके बारे में कितना नॉलेज डॉक्टर शकीब ने दिया है, माशाल्लाह ही इज बबलिंग विद नॉलेज। उसकी वजह ये कि बहुत ही अंडर रिकग्नाइज्ड है, अंडर सर्व्ड है, लोगों को पता नहीं है। मैं तो इनको मशवरा दूंगा कि आप एक अपना खुद YouTube चैनल बनाएं। नहीं जी, आप ही के साथ बनाएंगे। उसमें सिर्फ जोड़ों की बीमारी के बारे में बात करें। हाँ। लोगों को इतनी ज्यादा अनअवेयरनेस है, गलत मेडिसिन इस्तेमाल होती है, गलत डायग्नोसिस होते हैं, पूरी जिंदगी के लिए लोग अपाहज हो जाते हैं, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अर्ली बल्कि डॉक्टर शफीक के साथ तो मेरा ये प्लान है कि हम एक फाइब्रोमाइल्जिया पे सेशन करेंगे। हाँ जी, वो जो कि आप समझें कि एक इस मुल्क में और सारी दुनिया में एक एपिडेमिक की हैसियत हासिल। उसकी वजह ये है कि अब आप देखें कि हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिसमें कि ज़हनी आसूदगी, ज़हनी इत्मीनान ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। गरीब से लेकर अमीर से अमीर तक लोग उलझनों का शिकार है, ज़हनी उलझनों का। और वो किस तरह मैनिफेस्ट करेगी, वो तो या आपके बिहेवियर में मैनिफेस्ट करेगी या आपकी दर्दों की फॉर्म में मैनिफेस्ट करेगी। तो इस पे हमने बाकायदा डिस्कशन करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये इस मुआशरे में मैं जितना मुझे समझे कि जज्बाती तौर पे समझे एक शौक सा मिला था, वो ये था कि यार कितने लोग यहाँ सफर कर रहे हैं और उनकी सफरिंग को देखें। जो जोड़ों का दर्द है ना, वो कोई कह सकता है कि ये मेरा हाथ फूला हुआ है, आपको नजर आ रहा है, कोई आपको ब्लेम नहीं करेगा, लेकिन वो एक ऐसी दर्द होती है कि जो एक्सटर्नली आपको नजर भी नहीं आ रही। और लेकिन वो पेशेंट बेचारा इतना इंटरनली सफर कर रहा होता है कि उससे ऐसी सफरिंग किसी की नहीं, लेकिन उसके घर वाले कह रहे थे ये तो ड्रामा कर रहा है, या उसके कोलीग कह रहे थे जी से है ही कुछ नहीं, लेकिन ये तो सारा रोता रहता है। उसको एक्चुअली दर्द और इतनी शदीद होती है कि आप नाकाबिले बर्दाश्त, बिल्कुल इसको बिल्कुल ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। विद दैट वी विल टेक ऑफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। हमारे पास बहुत सी बातें थी, इट्स एन ऑनर की है। इट्स एन ऑनर। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, सो नाइस ऑफ यू। सो नाइस ऑफ यू।